मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम की मतों की गणना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी मतगणना। जायजा लेकर दिए दिशा निर्देश। आज से टोल प्लाजा से गुजरने पर चुकाने होंगे अधिक पैसे। 5 से 10% अधिक कटेगी रकम। सभी टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें कल रात से हो चुकी है लागू। हल्द्वानी के लोगों के लिए खुशखबरी, बेहतर होगी अब बिजली आपूर्ति की व्यवस्था। 3 उपकेंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी। सिविल सोयम के जंगल में आरक्षित वन में फैली आग। चपेट में आए ग्रामीणों के सेब बगीचे, इलाकों की संपत्ति हुई खाक। उत्तराखंड को तपती गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद। आज और कल बारिश की संभावना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आए, लेकिन जीत के दावे नेताओं ने पहले ही शुरू कर दिए हैं। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश पंचल ने एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा को 370 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए एक बार फिर आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत पर एग्जिट पोल ने भी मोहर लगाई है। नमस्कार मित्रों, 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना कल सुबह 8 बजे से एमबीपीजी कॉलेज में शुरू होगी। 6 विधानसभाओं में मतगणना के लिए 14 टेबल के हिसाब से 84 टेबल में मतगणना की जाएगी, जिसमें 387 कर्मचारी मतगणना के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर सहित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरी मतगणना की तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियाँ जो हैं चल रही हैं और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी एसीज के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आरंभ। डाइवर्जन वगैरह का क्या देखा? ये ट्रैफिक का प्लान पुलिस ने एक जारी किया है, जिसमें डाइवर्जन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है और जो कार्मिक हैं या एजेंट्स वगैरह हैं, उनकी पार्किंग इत्यादि के जो प्लेसेस हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मेरी अपील है सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो जो इनकन्वीनियंस है, असुविधा है, वो कम से कम होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि मतगणना की समुचित व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि मतगणना स्थल पर मूलभूत सुविधा, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था के साथ ही शौचालय और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुगम बनाई जाए।
लोकसभा की 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब 4 जून को परिणाम आने जा रहे हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाए गए हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई हैं। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी, इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 884 टेबल लगाई गई हैं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं, और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहाँ पर इंतज़ाम किया है। और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग ख़त्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। चारधाम की यात्रा को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर VIP दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा रखी है। वहीं चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 शहरों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 22, गंगोत्री यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई है। कि जितने भी यात्री आ रहे हैं 21 रूपों को उनको हम कंपलसरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में यहाँ पर दर्ज करता है तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसके हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपलसरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, तो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे ले आएंगे। देखिए, जहाँ तक डेथ्स का मामला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फैसिलिटी में जो डेथ हुई, जो हॉस्पिटल्स में डेथ हुई थी, उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर जो है वो बॉट डेड है, और जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनसे हम इस प्रकार के एक अंडरटेकिंग भी हम लोग लेते हैं कि वो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उनको भलीभांति उनको ज्ञात है और वो अपने रिस्क पे प्रोसीड करें। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा खेग निजी होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रत्याशी तथा मशीर शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार मैक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 जून को लोकसभा का परिणाम आएगा, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। जब भी कोई हमारे यहाँ मसीह समुदाय का आदमी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सीधे हम जो दफन करेंगे। रीजन क्या है कि आप जगह दे नहीं रहे हो, 2011 से आप फाइल दबा के बैठे हो। जब भी हम कोई कार्रवाई के लिए वो पार्टी नहीं सुनेगी, जो आते हैं वो है राजनीति। हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर कि मैं नैनीताल उधम सिंह लोकसभा से प्रत्याशी हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप जो यहाँ आए और मेरी बात सुनी। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले समय में मसीह समाज बहुत प्रताड़ना झेल रहा है, क्योंकि हमको किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, इसलिए हम एक सवाल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि हम आने वाले समय में हमारा जो छोटे चुनाव है, पंचायत चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है या नगर निगम का चुनाव है या कोई भी विधानसभा का 2027 को चुनाव, हम अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। हम जिनसे हम सपोर्ट मांगते हैं वही हम वोट लेके हमको भूल जाते हैं और कहते हैं हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको दूसरे धर्म के वोट भी चाहिए। आपका धर्म, आपकी जाति के वोट तो थोड़े, धर्म के वोट छोड़ कम है, इसीलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की मध्यम बारिश होने के सार हैं। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी है आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर से राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में यात्री ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलते ही ट्रांजिट कैंप पर रुक कर रहे हैं। सभी यात्रा प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। 1 जून को तीर्थयात्रियों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को दोबारा खोल दिया गया है। ऋषिकेश में प्रतिदिन 1500 यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। वहीं यात्रियों को टोकन दिया जा रहा है। यात्रियों को मैनेज करने से यात्रा प्रशासन आगे भेज रहा है। एक तारीख को 1500, 2 तारीख को 1500 रजिस्ट्रेशन हमारा जो है यहाँ से हो रहा था और हरिद्वार से भी 1500 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था। आज कमिश्नर सर ने जो है 2000 का भी बताया है कि 2 हो गया, 500 बढ़ गया, यानी 2000 आज होगा, 2000 कल होगा। अभी 2 दिन की ये व्यवस्था है। इसके बाद जो चारों धाम है वहाँ के संबंधित जिलाधिकारियों से कमिश्नर साहब टच में उनकी वार्ता कर रहे हैं और अगर स्थितियाँ और भीड़ कम होती तो यहाँ से स्थिति बढ़ा भी सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश में और हरिद्वार में पिछले 1-2 दिनों से भीड़ जरूर थी, लेकिन हम लोग जो बल्क में तीर्थयात्री जो आए हुए हैं, जो पहले से रुके हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इससे यह है कि मुझे लगता है 1-2 दिन में फिर भीड़ कम हो जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके में लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी ट्यूबवेलों की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कुछ जगह जो हैंडपम्प्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़े बेवाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें। क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। अधिकारियों के वादे पर लोगों को भी एतबार है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी पानी की परेशानी को दूर किया जाएगा। नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है झील में जमा हो रही गंदगी और सीवरेज का पानी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन नैनीताल से कांतापाल की खास रिपोर्ट। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर व कचरा झील में समा रहा है, जिससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं संकट नैनी झील को भी है, क्योंकि नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी इसी झील से मिलता है। इतना ही नहीं, बोरिंग के जरिए यहाँ से पानी निकाल कर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से पूरे सूखाताल में फैली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तो वहीं बीमारियों का खतरा भी बन गया है।
अगर रीट लगाई गई थी, कम से कम जो पैसा खर्च हुआ है उसको यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। लेक को एक स्वरूप दिया जाना था जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती थी। अब आप देखिए सारा जो है जितना भी शिवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है। दरअसल सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 27 करोड़ से शुरू किया था, लेकिन जिम्मेदार विभागों से अनुमति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने काम पर ही रोक लगा दी। वहीं मामले में अब जिलाधिकारी का कहना है कि झील के समा रही गंदगी को लेकर एडीबी और जल संस्थान ने सीवर ट्रीटमेंट पर काम शुरू कर दिया है। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे नैनीताल से शहर के जहाँ पर सीवर का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है या एसटीपी का ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम। अब देखने वाली बात यह है कि सूखाताल झील को सीवर झील बनने और नैनी झील के लिए झील लाइफलाइन कही जाने वाली सूखाताल के सौंदर्यीकरण के लिए पहले बिना एनओसी के काम, फिर झील में समा रही गंदगी से स्थानीय लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी। एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को यह कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज है और फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए गए, जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने अपने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की। अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई और अभियुक्त को आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है, जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ, जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। प्रदेश में नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी में काफी आक्रोश है। और आपको बता दें कि बीते वर्ष 1 दिसंबर को नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, जिसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन परसीमन व ओबीसी सर्वे के चलते चुनाव नहीं हुआ। वहीं निकाय चुनाव के बागडोर प्रशासकों को 6 माह के लिए और दी गई थी और इस दौरान लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते अब 6 माह का कार्यकाल भी पूर्ण हो चुका है और एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नगर निकाय चुनाव सरकार कराना ही नहीं चाहती और हमारी ये आशंकाएं पहले से थी। मैं पहले से ही कह रहा था कि क्योंकि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं, नालियां नहीं बनी हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, नए पार्कों का जो है निर्माण नहीं हुआ है, पुराने पार्कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जो है चरमराई भी है, ड्रेनेज
और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार की निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गर्मी के देवर देख ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहा है। बिजली विभाग ने कूलर व पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम अगर विभाग के कार्यालय पे तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है उस पर कहीं ना कहीं कूलर और पंखों से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसको लेके कहीं विद्युत विभाग की भी पूरी तैयारियां हैं। अगर विद्युत विभाग द्वारा लगातार तमाम चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, तमाम विद्युत विभाग द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है, मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये कूलर लगाए पड़े हैं। ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर के बगल में कूलर लगाए, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेके कहीं ना कहीं बार बार ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, कई लाइनें फूक गई हैं। आखिरकार गर्मी के चलते लगातार जहां लोग घरों में बंद होके रह गए हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जब इंसानों को कूलर पंखे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं विभागों द्वारा जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और किस तरह से विद्युत विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते तमाम लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, लगातार गर्मी का सेल्सियस इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए हैं। लगातार विद्युत विभाग द्वारा लाइट न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश में, आखिरकार विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करें तो करें क्या, क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार काम किया जा रहा है, वो देखने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। आखिरकार कब तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए, हल्द्वानी। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां की पूरी। देहरादून से खबर, कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए लगाई गई 218 टेबल। मतगणना के लिए 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की गई है तैनाती। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का सारथी।